नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर हिंदी शिक्षक इस YouTube चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पहली इकाई का 7वां पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेरे रजा साहब। इसकी विधा है संस्मरण और इसके रचनाकार है सुजाता बजाज। एक छोटे कलाकार का दूसरे बड़े कलाकार के प्रति क्या इज्जत होती है, क्या आदर भाव होता है, ये हम इस पाठ में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखिका सुजाता बजाज इनका परिचय लेते हैं। लेखिका का जन्म राजस्थान के जयपुर में 1958 में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहती है। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप या प्रभाव दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। तो एक भारतीय कलाकार या पेंटर का नाम है सुजाता बजाज। इनका जन्म भले ही राजस्थान के जयपुर में अर्थात भारत में हुआ हो, लेकिन बाद में वो फ्रांस के पेरिस में जाकर बस गई। भारत में इनकी चित्रकला एवं मूर्तिकला काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके चित्रों और मूर्तियों में हमारी भारतीय महान प्राचीन संस्कृति एवं कला इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी कला में सादगी अर्थात सादापन भी है और रंगीनी अर्थात कई प्रकार के विशेषताएं भी है। कभी खुशी और कभी गम अर्थात दुख, इसकी भी झांकी उनकी कला में दिखाई देती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि सुजाता बजाज ये गणपति के 50 से भी ज़्यादा रूप उनकी मूर्तियों में तथा उनकी चित्रकारी में हमें दिखाई दे, और इसी विषय पर उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण यानी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रसंग और उनकी यादें। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो सैयद हैदर रजा अर्थात रजा साहब, मैंने इस पाठ में आरंभ में उल्लेख किया कि एक छोटे कलाकार अर्थात इस पाठ की जो लेखिका है सुजाता बजाज, ये सैयद हैदर रजा अर्थात रजा साहब इनकी कला से काफ़ी प्रभावित है। मन ही मन इन्हें अपना पिता या गुरु मानती है। तो इस रजा साहब के बारे में हम और अधिक जानेंगे। कौन थे रजा साहब? एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार। मध्य प्रदेश में 1922 में इनका जन्म। मूलतः इस्लाम धर्मीय पर सर्वधर्म समभाव रखने वाले कई नए चित्रकारों के लिए आदर्श बने रहे। अपनी कला सेवा के कारण पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त। लेखिका सुजाता बजाज के लिए बहुत ही आदरणीय, पितृतुल्य और आदर्श भी। तो मेरे रजा साहब इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि लेखिका सुजाता बजाज के मन में अपने आराध्य दैवत अर्थात रजा साहब के प्रति कौन कौन सी भावनाएं हैं, कैसा आदर है। इससे पहले कि हम पाठ के लिए आरंभ करें, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा विद्यार्थी मित्रों कि जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उन शब्दों के अर्थ विवेचन देते समय मैं आपको बतला दिया करूँगा। आप उन्हें ध्यान में रखिएगा। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे, और ये सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार से लग गई। तो पाठ के आरंभ में ही लेखिका कहना चाहती है कि 23 जुलाई सन 2016 की वो सुबह की एक समाचार की बात करती है कि जिस दिन उन्हें ये पता चला कि रजा साहब नहीं रहे अर्थात उनकी मृत्यु हो गई, और ये सुनने के बाद वो काफ़ी दुखी हो गई और उनके मानस पटल पर यानी मन के पर्दे पर यादों की एक लंबी कतार से लग गई, यानी बहुत सारी यादें उनके मन में उमड़ने घुमड़ने लगी। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपने व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई।
उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी, अलविदा कहकर लौट आई। लेखिका को 4-5 महीने वाला किस्सा याद आता है कि जब वो अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए दिल्ली पहुंची थी। हाँ बच्चों, उन्होंने ढेर सारे गणपति के चित्र बनाए थे, गणपति की मूर्तियां बनाई थी और दिल्ली में उनकी प्रदर्शनी लगने वाली थी। प्रदर्शनी उसे कहते हैं कि जहाँ पर तरह तरह की वस्तुएं आम जनता के लिए दिखाने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए रखी जाती है। तो उस समय उनके मन में विचार आया कि जो आजकल बीमार चल रहे हैं रजा साहब, वे अपने व्हील चेयर पर बैठकर मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन के अवसर पर वो आएंगे और मानो मुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन उसी समय एक अनहोनी, एक विचित्र बात हो गई कि उसी रात लेखिका के सपने में उनके आदर्श रजा साहब आए और उन्होंने उसे उठाया, उनसे बातें की और गणपति प्रदर्शनी के लिए उन्होंने उसे बधाई दी और मानो कहने लगे कि सुजाता आजकल मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगा, तो तुम मुझे मिलने के लिए एक बार आ जाओ। सपना ही सही, लेकिन लेखिका डर गई और वो उनसे मिलने पहुँच गई। तो उस समय उन्होंने अस्पताल में देखा कि वो एकटक शून्य में आंखें गड़ाए लेटे हुए थे। रजा साहब की उस समय केवल सांसें चल रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ये प्रसंग लेखिका के लिए निश्चित ही बड़ा ही भावुक था और वो केवल अलविदा कहकर लौट आई थी। आगे बढ़ते हैं। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबिल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यहाँ पर रजा साहब की कुछ विशेषताओं पर उन्होंने फोकस किया है। वो कहना चाहती है कि रजा साहब इतने महान थे, वैसे तो वो इस्लामी थे, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदू और ईसाई लोगों के प्रति या उस धर्म के प्रति भी उतना ही आदर भाव था। और फ्रांस के पेरिस शहर में जहाँ पर उनका स्टूडियो बना हुआ था, वहाँ पर कितनी अलग अलग प्रकार की चीज़ें थे देखिए, जैसे गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस था जो कि ईसाई धर्म में बड़ा ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबिल था, हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ गीता, मुस्लिमों का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान, रजा साहब की माँ का फोटो, गांधी जी की आत्मकथा की पुस्तक और भारत से लाई हुई मोगरे की लेकिन सूखी हुई 2 मालाएं, ये एक साथ सारी चीज़ें रखा करते थे। और देखिए ना बच्चों, इस्लामी होने के बावजूद भी हिंदुओं के देवता गणेश जी, इनका वो पूजन करते थे और रविवार के दिन ईसाइयों का जो पवित्र धर्मस्थल होता है चर्च, वहाँ भी वो जाया करते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए, जो कि मुंबई में है, किसी ने कहा, अरे ये तो SH रजा है, अर्थात रजा साहब है। मैं एकदम सावधान हो गई, सतर्क हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि लेखिका बजाज के मन में जिन जिन व्यक्तियों के प्रति आदर भाव था, उनकी उन्होंने सूची बनाई थी, उनमें एक नाम रजा साहब का भी था। शायद इसके पहले वो रजा साहब से मिली नहीं थी, ये पहला ही अवसर था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, अर्थात बातें की, साक्षात्कार किया। बहुत सारी बातें हुई, ऐसी बातें हुई कि लेखिका बजाज को बड़ा ही आनंद आया। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ, अर्थात मैं एक कलाकार हूँ और चित्रकारी का मुझे शौक है। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। इतने बड़े कलाकार यानी कि रजा साहब, उनके मन का बड़प्पन देखिए। तो उनकी कला पर वो इतना विश्वास दिखाते हैं और उनकी कला को देखने के बारे में अपना मंतव्य भी प्रकट करते हैं और तुरंत पुणे चलने की भी वो बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है, अरे अभी तो हम मुंबई में हैं और मेरा काम तो पुणे में है।
उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। मुंबई का मशहूर जो ताज होटल है वहाँ से उन्होंने टैक्सी पकड़ी और पुणे के सफ़र के लिए निकल पड़े। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन वो पहुँच गए पुणे में। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। पुणे में लेखिका बजाज का काम देखने के बाद रजा साहब बेहद खुश हो गए, प्रभावित हो गए और उन्होंने मानो आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जल्दी ही पेरिस आना है और तुम्हारा भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। पेरिस फ्रांस का एक सबसे बड़ा नगर माना जाता है और फ्रांस की राजधानी भी मानी जाती है, जहाँ पर कला, फैशन और संस्कृति का केंद्र भी वो समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। यहाँ हमें रजा साहब से सबक लेना चाहिए बच्चों कि कोई भी काम करो, कोई काम हमारे लिए छोटा और बड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी काम हाथ में ले, पूरी तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ और पूरी लगन के साथ हमें वो करना चाहिए। जैसे वो आगे लिखती है, पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। उनके हाथ की बनी पेंटिंग अगर बिक गई तो उस पेंटिंग की पैकिंग करना ये भी उनके लिए बड़ा ही रुचि भरा काम था। जैसे हम देखते हैं कभी अगर हमें किसी के लिए गिफ्ट खरीदना हो तो हम गिफ्ट हाउस में चले जाते हैं और वहाँ पर वो जो दुकानदार होता है वो उस गिफ्ट को बड़ी ही सुंदरतापूर्वक पैक करता है, उसकी पैकिंग करता है। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते। रजा साहब चाहते कि ये काम वो स्वयं करे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, यानी उनके काम करने का अंदाज जो था वो एक बहुत ही अच्छा तरीके वाला था और पूरे धीरज के साथ वो ये अपना काम पूरा करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। जैसे किसी ब्याही हुई लड़की को बड़े ही प्रेम के साथ ससुराल भेजा जाता है, उसी तरह अपने पेंटिंग को वो भेजने से पहले उसकी पैकिंग किया करते थे। यहाँ पर उनकी लिखावट की भी चर्चा हुई है। जब वो किसी को पत्र लिखते थे तो बड़े ही सुंदर अक्षरों के साथ और एक एक पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे और इसके अलावा उन्हें फूलों से बड़ा लगाव था। लेखिका ने और एक अनुभव साझा किया है हमारे साथ। वो कहती है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक पिता और पुत्री के बीच जो स्नेह और लगाव होता है, वही स्नेह और लगाव इन दोनों के बीच हो गया था। वो बताती है कि जब वो एक बार 1988 में 22 अक्टूबर को लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी, वहाँ पर रजा साहब बड़े बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और जब तक ट्रेन न आ जाए वो वहीं पर खड़े रहे और आने के बाद हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही रजा साहब लौटे थे। एक आत्मीयतापूर्ण संबंध उन दोनों के बीच पैदा हो गए थे। आगे वो बताती है, एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। तो बीमारी की अवस्था में रात को 11 बजे रजा साहब उसके लिए दवा और भारतीय रेस्टोरेंट से खाना भी लेकर गए थे और फ़ोन करके उसके घर वालों से कह दिया कि आप चिंता ना करें, मैं उसकी चिंता अर्थात फिक्र करने के लिए यहाँ पर हूँ ना। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। सुजाता बजाज भी चित्रकार और रजा साहब भी चित्रकार। ये दोनों जब अपनी अपनी पेंटिंग पूरी कर लेते तो मानो देखो कैसे बनी है, इसमें कुछ त्रुटियां तो नहीं है, ये परखने के लिए एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक यानी टीका टिप्पणी करने वाला, आलोचना करने वाला। अगर वाकई में पेंटिंग बहुत अच्छी है तो दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। अगर कोई कमी रह गई है, कोई अधूरापन है, तो वो भी वो ईमानदारी से कह देते थे।
हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। कभी कभी किसी कलाकार में या कभी कभी कलाकारों के बीच किसी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाता है, बहस हो जाती है, लेकिन ये बजाज और रजा साहब के बीच कभी नहीं हुआ। इसका कारण लेखिका रजा साहब का स्नेह और अपनापन ही मानती है। आगे हम रजा साहब की और भी कुछ खूबियों के बारे में जानेंगे कि उनका रुझान, उनका लगाव, उनकी रुचि कहाँ कहाँ थी। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रेंच, इन सभी भाषाओं के प्रति रजा साहब के मन में प्यार है और वो जानते भी है। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल, वो पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। एक अच्छे इंसान की यह पहचान होती है बच्चों कि उसे कई बातों में रुचि होती है और होनी चाहिए। जैसे रजा साहब को ही देखो, 4 भाषाओं को जानते हैं, लिखते हैं, कविताओं से भी प्रेम है, शेर गज़ल भी सुनते हैं, पुराने हिंदी फिल्मी गाने भी बड़े प्यार से सुनते हैं और उन्हें डायरी लेखन का भी शौक है। दिन भर में किसी घटना ने, किसी प्रसंग ने उनके दिल पर अगर कोई अच्छा प्रभाव छोड़ा है या कोई घटना उनके दिल को छू गई है तो उसका भी उल्लेख उस डायरी में वो किया करते थे। बजाज, इनके बेटी, जो कि बहुत ही सुंदर हिंदी बोला करते थे, तो वो हिंदी सुनकर उन्हें बहुत गर्व होता था और उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही वो वार्तालाप किया करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। रजा साहब जिस तरह अपने पेंटिंग में बड़े माहिर थे, बड़े कुशल थे, तो खाने के मामले में भी यहाँ पर लेखिका लिखती है कि उन्हें खाने का भी बहुत अच्छा शौक था। लेकिन इसमें भी दाल चावल और रोटी आलू, इनमें तो उन्हें बहुत ही आनंद आता था खाने में। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। विद्यार्थी मित्रों, रजा साहब अपने जीवन में सन 1950 के बाद फ्रांस में, पेरिस में जाकर ही बस गए थे। तो वहाँ पर फ्रांस के जो दोस्त थे उनके लिए, जिन्हें फ्रांसीसी कहा जाता है, उनके लिए भी लेखिका कभी कभी बहुत ही अच्छा शाकाहारी भोजन बनवाकर भेज दिया करती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। जीवन की आपाधापी में कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा कोई दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। तो जब रजा साहब का निधन हो गया तो लेखिका उनके दोस्तों को जानती थी, तो ये खबर देने के लिए जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि उनके घर की दीवारों पर भी रजा साहब की बनी हुई कलाकृतियाँ बड़े शानदार ढंग से सजी हुई थी। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे लिए एंजल गार्जियन है, तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों, अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। एंजल गार्जियन का अर्थ होता है किसी देवदूत के समान या कोई हमारा शुभ चिंतक, हमारा अभिभावक। और अब तक के विवेचन के आधार पर बच्चों आप तो ये समझ ही गए होंगे कि लेखिका रजा साहब से तथा उनकी कलाकृतियों से, उनके स्वभाव से कितना अधिक प्रेम करती थी और उनका कितना अधिक आदर और सम्मान करती थी। और इसीलिए उन्होंने हमेशा उनके लिए एंजल गार्जियन की उपाधि दी, यानी वो मेरे सबसे बड़े अभिभावक है, शुभ चिंतक है। लेकिन एक बार हंसते हंसते रजा साहब ने ही कह दिया था 2000 के बाद कि अब मैं तुम्हारा एंजल गार्जियन नहीं, बल्कि तुम मेरी एंजल गार्जियन बन गई हो। इसे कहते हैं मन का बड़प्पन। तो इतना महान कलाकार होने के बावजूद भी उनके मन में किसी प्रकार का अहम भाव नहीं था। और लेखिका सुनीता बजाज को हमेशा उन्होंने उनकी कलाकृतियों को प्रोत्साहित किया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करूंगा कि ये पाठ और ये वीडियो तुम्हें ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मैं चाहूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।